नमस्कार दोस्तों, सोच कर देखो दो अलग अलग फाउंडर्स हैं। एक फाउंडर है जो कि 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी करने का ऐप बना रहा है यानी कि क्विक कॉमर्स, और दूसरा फाउंडर है जो स्पेस के लिए रॉकेट इंजन या फिर कैंसर के लिए नई मेडिसिन बना रहा है। सुनने में तो ये दोनों ही स्टार्टअप्स हैं, राइट, लेकिन इन दोनों स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। इनकी रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। वो डिलीवरी ऐप शायद 2 साल में आपको बता देगा कि वो बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा, लेकिन वो जो बायोटेक या सेमीकंडक्टर वाला स्टार्टअप है उसे शायद 8 से 10 साल लगेंगे सिर्फ पहला कॉमर्शियल प्रोडक्ट मार्केट में लाने में। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे देश के पुराने रूल्स इन दोनों को एक ही चश्मे से देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अभी रूल्स चेंज हो गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली ये रियलाइज कर लिया है कि डीप टेक यानी कि वो कंपनीज जो स्पेस, बायोटेक या चिप्स बना रही हैं, उन्हें स्टार्टअप कहलाने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए। एक बहुत बड़ा पॉलिसी अपडेट आया है जो इंडिया की साइंस लीड कंपनीज की डेस्टिनी बदल सकता है। आज हम इसी पॉलिसी अपडेट की डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये नया रूल क्या है, इन्वेस्टर इस पर क्या बोल रहे हैं, और क्या ये पॉलिसी इंडिया को अगला ग्लोबल टेक हब बना पाएगी या नहीं। अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, या आपका ऑलरेडी स्टार्टअप है और आप इसे स्केल करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए। इससे आप जान सकते हैं कि पॉलिसीज आपके स्टार्टअप्स को कैसे इंपैक्ट करने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट ने डीप टेक कंपनीज के लिए स्टार्टअप कहलाने की लिमिट डबल कर दी है। पहले किसी भी कंपनी को सिर्फ शुरू के 10 साल तक ही स्टार्टअप माना जाता था। अब डीप टेक कंपनीज के लिए ये लिमिट बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है, और सिर्फ साल ही नहीं बढ़ाए गए हैं दोस्तों, पैसों की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। पहले अगर आपका रेवेन्यू 100 करोड़ यानी कि अप्रोक्सीमेटली $11 मिलियन क्रॉस करता था तो आप स्टार्टअप बेनिफिट से बाहर हो जाते थे। अब उस लिमिट को सीधा बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया यानी कि 300 करोड़ रुपीस, अप्रोक्सीमेटली $33 मिलियन। इसका सीधा मतलब यह है कि अब स्पेस, सेमीकंडक्टर्स और बायोटेक जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले फाउंडर्स को टैक्स ब्रेक्स, ग्रांट्स और रेगुलेटरी छूट 20 साल तक मिल सकती है। ये चेंज इसलिए जरूरी था क्योंकि साइंस और इंजीनियरिंग लीड बिजनेसेस, जिसे हम डीप टेक कहते हैं, उनका डेवलपमेंट साइकिल कन्वेंशनल एप्स के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि 10 साल को 20 साल कर देने से रियलिटी में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, स्पेशल इन्वेस्ट के विशेष राजाराम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है। वो कहते हैं कि पुराने फ्रेमवर्क में एक फॉल्स फेलियर सिग्नल क्रिएट हो रहा था। इमेजिन कीजिए आप एक रोबोट बना रहे हैं, आपको 9 साल हो गए हैं काम करते हुए, रिसर्च करते हुए, प्रोडक्ट अभी भी आपका R&D फेज में ही है, रेवेन्यू 0 है। पुराने रूल्स के हिसाब से अब आप 10वें साल में स्टार्टअप स्टेटस खो देते, और सबको लगता है कि बॉस आप तो फेल हो चुके हैं क्योंकि आप स्केल नहीं कर पाए, जबकि रियलिटी में रिसर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। विशेष का कहना है कि जब पॉलिसी ऑफिशियली ये मान लेती है कि डीप टेक अलग है तो फंड रेजिंग में फ्रिक्शन कम हो जाता है और गवर्नमेंट के साथ डील करना बहुत आसान हो जाता है। ये फाउंडर्स के सर से एक तलवार हटा देता है जो उन्हें जल्दी स्केल करने के लिए मजबूर करती है, चाहे टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से रेडी हो या फिर ना हो। लेकिन दोस्तों, टेक्निकली सिर्फ रूल्स बदलने से रॉकेट नहीं उड़ते हैं। रॉकेट उड़ाने के लिए फ्यूल भी चाहिए होता है, यानी कि पैसा। इन्वेस्टर्स का कहना है कि असली प्रॉब्लम सिर्फ टाइम नहीं बल्कि कैपिटल है। 314 कैपिटल के सिद्धार्थ पाई बताते हैं कि इंडिया का डीप टेक फ्रेमवर्क अब उस ग्रेजुएशन क्लिफ को अवॉइड कर रहा है जहां कंपनीज को सपोर्ट मिलना बंद हो जाता था जब वो स्केल कर रही होती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने पिछले साल 1 लाख करोड़ यानी कि अप्रोक्सीमेटली $11 बिलियन का रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी कि RDI फंड अनाउंस किया था। ये फंड एक न्यूक्लियस की तरह काम करेगा जिसके आसपास बाकी इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाएंगे। सिद्धार्थ भाई ये भी बताते हैं कि ये RDI फंड ट्रेडिशनल यानी कि फंड ऑफ फंड से अलग है। ये डायरेक्ट पोजीशंस भी ले सकता है और क्रेडिट या ग्रांट्स भी दे सकता है। इसके अलावा एक नया कोलिशन बना है, इंडिया डीप टेक अलायंस, जिसमें एक्सेल, ब्लूम, कलारी जैसे बड़े VCs और चिप मेकर, एनवीडिया एज एन एडवाइजर शामिल है, जो कि $1 बिलियन से ज्यादा का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने का प्लान कर रहे हैं। हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। सेलेस्टा कैपिटल के अरुण कुमार और स्पेशल इन्वेस्ट के विशेष राजाराम दोनों का मानना है कि अर्ली स्टेज में तो पैसा मिल रहा है, लेकिन असली प्रॉब्लम सीरीज ए और उसके बाद आती
आती है जब एक डीप टेक कंपनी कॉन्सेप्ट प्रूव कर लेती है और उसे फैक्ट्री लगाने या फिर ग्लोबली स्केल करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। वहां इंडिया में अभी भी फंडिंग डेप्थ की कमी है। अरुण कुमार कहते हैं कि आरडीआई फंड का असली फायदा तब होगा जब वो ग्रोथ स्टेजेस में पैसा पंप करेगा। पब्लिक कैपिटल को वेंचर फंड्स के थ्रू रूट करके गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि बिना प्राइवेट मार्केट के रूल्स को तोड़े इस फंडिंग गैप को फिल किया जा सके। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा नजर डालते हैं डेटा पर। ट्रैक्सन का डेटा दिखाता है कि इंडियन डीप टेक स्टार्टअप्स में दोबारा जान आ रही है। 2025 में इंडियन डीप टेक स्टार्टअप्स ने अराउंड 1.65 बिलियन डॉलर्स रेज किए, जो कि पिछले 2 सालों के 1.1 बिलियन डॉलर से काफी बेहतर है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, खासकर डिफेंस, क्लाइमेट टेक और सेमीकंडक्टर्स जैसे एरियाज में। लेकिन दोस्तों, जब हम ग्लोबल कंपैरिजन करते हैं तो हमें अपनी जगह पता चलती है। 2025 में ही यूएस के डीप टेक स्टार्टअप्स ने 147 बिलियन डॉलर रेज किया, यानी इंडिया से 80 गुना ज्यादा। चाइना ने भी करीब 81 बिलियन डॉलर रेज किए। ट्रैक्शन की नेहा सिंह कहती हैं कि फंडिंग में बढ़ोतरी ये दिखा रही कि इन्वेस्टर्स अब लंबी रेस पर दांव लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं, पर अभी भी हम एक इमर्जिंग मार्केट ही हैं, हम डोमिनेंट नहीं हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये चेंजेस इंडियन स्टार्टअप्स को इंडिया में ही रोक पाएंगे। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ही कोई डीप टेक कंपनी बड़ी होती है, वो अपना हेडक्वार्टर यूएस या फिर सिंगापुर शिफ्ट कर लेती है ताकि बेटर वैल्यूएशन और कस्टमर्स मिल सकें। एक्सेल के प्रतीक अग्रवाल का कहना है कि ये नया 20 साल का फ्रेमवर्क इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि पॉलिसी इन्वायरमेंट ऐसे बीच रास्ते में नहीं बदलेगा। वो कहते हैं कि इंडिया अब यूएस और यूरोप से सीख रहा है कि पेशेंट कैपिटल कैसे बनाया जाए। हालांकि कंपनी कहां इनकॉर्पोरेट होगी ये अभी भी इसी बात पर डिपेंड करेगा कि उन्हें कस्टमर्स कहां ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में इंडियन पब्लिक मार्केट्स ने जो एपेटाइट दिखाया है टेक कंपनीज के लिए, उसे डोमेस्टिक लिस्टिंग अब एक क्रेडिबल ऑप्शन बन गया है। तो दोस्तों, फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो ये पॉलिसी चेंजेस एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि इंडिया अब सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज या कंज्यूमर एप्स का देश नहीं रहना चाहता। हम हार्ड साइंस और कोर इंजीनियरिंग में दुनिया से compete करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सक्सेस का असली मैट्रिक क्या होगा, तो सेलेस्टा कैपिटल के अरुण कुमार ने एक बहुत बढ़िया बेंचमार्क सेट किया है। वो कहते हैं कि असली जीत तब होगी जब हम अगले डेकेड में इंडिया से कम 10 ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डीप टेक कंपनीज को निकलते हुए और सस्टेन करते हुए देखेंगे। जब तक हमारे पास अपना गूगल, स्पेसएक्स या फिर एनवीडिया लेवल का डीप टेक जायंट नहीं होता, तब तक ये सफर जारी रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 20 साल का वक्त और 300 करोड़ रुपए की लिमिट काफी है इंडियन डीप टेक को उड़ान देने के लिए, या फिर असली प्रॉब्लम कुछ और है? कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।